नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का 9वां भाग। क्षितिज दादा कौन है? मैं हूँ कमला, जरा दरवाजा खोलो। क्षितिज ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोलकर बाहर देखा। सामने कमला खड़ी है। रात का अंधेरा उस समय भी बिल्कुल साफ नहीं हुआ था। उस समय भी काले आकाश में 2-4 बड़े तारे चमक रहे थे। केवल पूर्व का आकाश कुछ साफ हो चला था। बरामदे के एक कोने में लालटेन धीमी धीमी जल रही थी। उसी समय क्षितिज ने देखा कमला एक पीले रंग की ऊनी चादर सिर से पैर तक ओढ़े थी। उसके पास ही कुछ फासले पर अरुण खड़ा था। उसने धारीदार कोट के ऊपर कमर में एक अधमैली चादर लपेटी हुई थी। बाएं हाथ में उसके जनेऊ के समय का लाल रंग का छाता और दाहिनी बगल में दबी हुई छोटी सी पोटली थी। केवल इतना ही क्षितिज देख पाया, किंतु कमला जब उसके पैरों के पास पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करके खड़ी होकर बोली, क्षितिज दादा मैं जाती हूँ, तब चाहे प्रकाश की कमी से ही हो और चाहे दृष्टि के दोष से, कमला का मुख क्षितिज को बिल्कुल नहीं दिख पड़ा। असल में आंसू भरे रहने के कारण उसकी दृष्टि उस समय बेकार हो रही थी। उसे जान पड़ा जैसे अकस्मात एक ही घड़ी में सामने आस पास ऊपर नीचे सब एकदम स्याही से लिप पुत गया हो। कमला, गाड़ी का वक्त हो गया क्षितिज दादा, अब मैं जाती हूँ। क्षितिज को जैसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अन्यमनस्क भाव से केवल इतना ही कहा, जाती हो? अच्छा। कमला ने कहा, मैं कहाँ की कौन हूँ, तो भी इतने दिन तुम्हें बहुत कष्ट दिया। इतना कहकर कमला ने चादर के कोने से आंसू पहुँचे। इसके उत्तर में क्षितिज ने केवल इतना ही जवाब दिया, कष्ट? कष्ट कहाँ, नहीं तो। कमला, जाने के समय तुम केवल यही आशीर्वाद दो क्षितिज दादा कि तुम्हारा प्राण बचाना निष्फल ना हो। इतना कहकर कमला बार बार आंखें पोंछने लगी। क्षितिज को इसका कोई उत्तर ढूंढे नहीं मिला। दम भर बाद वह एकाएक कह उठा, आशीर्वाद? जरूर, वह तो दूंगा ही। हाँ, अरुण मोटर के लिए कह दिया है ना? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, हरेंद्र दादा तो नीचे मोटर पर ही बैठे हैं। वह स्टेशन तक हमें पहुंचा आवेंगे, आप नहीं चलिएगा? क्षितिज, मैं ना भाई, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। कमला दूर से ही और एक बार चुपचाप प्रणाम करके धीरे धीरे नीचे उतर आई। क्षितिज ने उसके पास आकर कहा, मैं भी जाता हूँ क्षितिज दादा। अरुण बोला। इतना कहकर अपनी बहन की तरह प्रणाम करके वह भी जा ही रहा था, किंतु क्षितिज ने सहसा उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और इस तरह जबरदस्ती ही कमरे के भीतर ले जाकर उसने कहा, भाई अरुण, तुम लोग क्या सचमुच जा रहे हो? अरुण अवाक होकर उसकी ओर ताकने लगा। क्षितिज ने फिर कहा, कौन जाने, शायद अब फिर कभी हम लोगों की मुलाकात ही ना हो। मैं भी आज दोपहर की गाड़ी से पचहा जा रहा हूँ। अरुण इस बात का भी कुछ जवाब न दे सका, किंतु बालक होने पर भी वह इतना समझ गया कि क्षितिज के स्वर में जैसे रुलाई भरी हुई है। क्षितिज प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा न करके ही कहने लगा, तुम अभी बालक हो, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा भार पड़ गया है, कितनी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है, यह शायद तुम नहीं जानते। मैं भगवान के निकट मन वाणी काया से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोगों की यात्रा सब तरह से निर्विघ्न हो। इतना कहकर उसने अपने तकिए के नीचे से एक लंबा लिफाफा निकालकर अरुण के हाथ में देना चाहा, किंतु अरुण ने अपना हाथ हटाकर पूछा, यह क्या है क्षितिज दादा? क्षितिज ने कहा, कुछ थोड़े रुपए हैं और कुछ नहीं। अरुण ने कहा, लेकिन रुपए मेरे पास हैं क्षितिज दादा, उन्हें रहने दो। जाते समय छोटे भाई के हाथ में कुछ देने की रीति है, इसलिए दे रहा हूँ, ले लो। इतना कहकर क्षितिज ने अरुण की धोती की खूंट में वह लिफाफा बांधते बांधते कहा, तुम्हारे तो कोई बड़ा भाई नहीं है ना अरुण, इसी से तुम नहीं जानते। अगर कोई तुम्हारा दादा होता तो वह भी इस तरह तुम्हें चलते समय उपहार देता। अपने दादा का स्नेह उपहार लेने में कुछ शर्माना ना चाहिए। तुम्हारी दीदी को अगर कभी मालूम हो, वह पूछे तो उनसे भी कह देना। इतना कहकर धोती का खूंट यथा स्थान खोस देकर उसके साथ कमरे के बाहर आकर क्षितिज ने कहा, अब अधिक समय नहीं अरुण, तुम जाओ, 4:30 बज गए हैं भाई, वे लोग शायद तुम जल्दी कर रहे होंगे। इतना कहकर उसने एक तरह से जोर करके ही अरुण को विदा किया। अरुण ने सीढ़ियों से उतरते उतरते पूछा, आप कितने दिन पश्चिम में रहेंगे क्षितिज दादा? अभी कैसे कहूँ भाई। उसके बाद अरुण जब मोटर पर सवार हुआ तब उसे अकेला देखकर कमला ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु हरेंद्र ने पूछा, क्षितिज बाबू नहीं आए अरुण? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं क्षितिज ने दिया। वह ऊपर से बरामदे में रेलिंग के सहारे खड़ा हुआ था। उसने कहा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है हरेंद्र, ठंड से मेरा बाहर निकलना ना होगा। हरेंद्र, तबीयत अच्छी नहीं है तो फिर तुम ओस में बाहर न ठहरो, भीतर जाओ, मैं इन्हें पहुंचाकर आकर तुम्हें खबर दूंगा।
मोटर चल दी। मालूम नहीं हरेंद्र की बात क्षितिज ने सुन पाई या नहीं। मोटर जब उसकी आंखों से ओझल हो गई तब भी वह उसी तरफ ताकता हुआ वैसे ही स्तब्ध होकर खड़ा रहा। स्टेशन पर पहुंचकर टिकट खरीदकर कमला और अरुण दोनों को रेल पर बिठाकर हरेंद्र ने कमला के पास जाकर कुछ लज्जा के साथ कहा, मैं अब फिलहाल कहाँ रहूँगा यह यद्यपि मैं नहीं खुद जानता, तथापि मुझे खबर देने की ज़रूरत हो तो केयर ऑफ करके। अरुण ने जेब से चटपट एक टुकड़ा कागज और पेंसिल निकालकर कहा, ठहरो ठहरो हरेंद्र दादा, मैं तुम्हारा पता लिख लूँ। इनके सिवा सुना है क्षितिज दादा भी आज दोपहर की गाड़ी से पचाहा चले जाएंगे, मगर अफसोस मुझे उनका पता लिख लेने का ख्याल ही नहीं रहा। यह खबर सुनकर कमला को मन ही मन आश्चर्य हुआ। उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया, मगर हरेंद्र उद्विग्न होकर कह उठा, सच? तब तो मुझे अभी लौटकर उसे रोकना पड़ेगा। कमला ने हरेंद्र की ओर देखकर पूछा, क्यों हरेंद्र दादा? अरुण ने कहा, क्यों, क्या वह? हरेंद्र, तबीयत अच्छी नहीं है, ऐसे में क्षितिज को अकेले बाहर जाना ठीक नहीं। इसके सिवा क्षितिज का यहीं रहना और एक कारण से बहुत जरूरी है। तू गांव जा रही है कमला, कौन कह सकता है गांव वाले क्या उपद्रव खड़ा कर दे। जरूरत पड़ने पर मैं कालीग्राम जाऊंगा और यहाँ तक कि क्षितिज को भी उनका मुंह बंद करने के लिए ले जाकर खड़ा कर दूंगा। तू क्या मुझे डरपोक समझती है कमला? कमला ने सिर हिलाकर कहा, ना डरपोक नहीं समझती दादा, लेकिन तुमसे किसी को भी मेरे लिए वहां जाना नहीं पड़ेगा। हरेंद्र ने बहुत विस्मित होकर कहा, नहीं जाना पड़ेगा? क्या मतलब? तू क्या गांव वालों को नहीं जानती? कमला ने इस प्रश्न का कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतने दिन से मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी और मैं क्यों अब तक अपने करने में काम का भार तुम लोगों के ऊपर डाले हुई थी। मैंने अब तक जो भूल की उसकी हद नहीं, लेकिन अब तुम लोगों को गवाही के तलब करने की भारी भूल मैं कभी नहीं कर सकती। इतना कहकर छोटे भाई के हाथ से वह हरेंद्र के पति का कागज का टुकड़ा उसने गाड़ी के बाहर फेंक दिया। हरेंद्र ने मनी मन बहुत ही शुद्ध और लज्जित होकर कहा, लेकिन कमला, निर्दोष को भी क्या अदालत वगैरह में गवाही देकर अपना निर्दोष होना प्रमाणित करना पड़ता है? कमला ने मलिन हंसी हंसकर कहा, इसकी अदालत में जरूरत होती है। मैंने अपने विचार का भार जिनके हाथ में सौंप दिया हरेंद्र दादा, उनके लिए गवाह की कोई जरूरत नहीं, वह खुद सब जानते हैं। इतना कहकर उमड़े हुए आंसुओं को छिपाने के लिए उसने चटपट अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। गार्ड ने सब्ज झंडी दिखा दी। ड्राइवर ने भोपू बजाकर गाड़ी छोड़ दी। इसी समय में हरेंद्र ने जैसे उस धक्के को जो उसे कमला की बातों से लगा था बहुत कुछ संभाल लिया। वह साथ ही साथ दो पग आगे बढ़कर आकर भी अश्रु जल के धुंधलेपन में कमला के मुख को नहीं देख पाया, लेकिन उसी को उद्देश्य करके ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा ही हो बहन, मैं वन वाणी काया से ईश्वर के निकट प्रार्थना करता हूँ कि वही हमारे विचार का भार ग्रहण करे। कमला ने कुछ उत्तर नहीं दिया, जवाब देने को था ही क्या। लेकिन गाड़ी कुछ दूर चली जाने पर उसने केवल एक बार खिड़की के बाहर सिर निकाल कर देखा। हरेंद्र उस समय भी सीधा उसी की ओर ताकता हुआ खड़ा था। रास्ते में अरुण अपनी धुन में बहुत कुछ बकता चला जा रहा था। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था और बड़ा भरोसा। वह जो उस समय दुर्गा देवी ने उससे कहा था कि उन्हें उस अफवाह पर तनिक भी विश्वास नहीं, और वह भी उनसे कह आया था कि कलकत्ता में कमला उसी के पास है। इसी से उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि उसने इस दुर्घटना की उलझन को बहुत कुछ सुलझा दिया है। वह रास्ते में रह रहकर बार बार घुमा फिराकर इसी तरह की अनेक सांत्वनाएं कमला को दे रहा था, किंतु कमला जैसे चुपचाप गाड़ी पर बैठी थी वैसी ही बैठी रही। वह कुछ भी नहीं बोली। बेलतल्ली स्टेशन पर यथा समय ट्रेन पहुंच गई, लेकिन वहां घोड़ा गाड़ी मिलने में बड़ी कठिनाई हुई। बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से अरुण एक गाड़ी का प्रबंध कर पाया। घोड़ा गाड़ी जब जगदीशपुर गांव में सतीश राय के घर के सामने उपस्थित हुई तो उस समय दिन बहुत बीत चुका था। दुर्गा देवी 2-3 मैली फटी तकियों के तर ऊपर रखकर उसके सहारे बैठी हुई थी। एक कटोरे में गर्म दूध घुट घुट करके पी रही थी और थोड़ी ही दूर पर जमीन पर बैठी एक पड़ोस की विधवा स्त्री खीलों से दान भिन भिन कर अलग कर रही थी। दुर्गा देवी को उस समय भी थोड़ी बहुत हरारत थी, लेकिन टाइफाइड का लक्षण नहीं था। अरुण को देखते ही खुश होकर वह कह उठी, कौन अरुण, आ गया बच्चा, आओ बैठो। वह दरवाजे के पास कौन खड़ा है? अरुण बोला, दीदी आई है। दीदी? कौन, बहू? जैसे ही कमला ने भीतर प्रवेश करके झुककर सास के पैर छूने चाहे, वह यह देखकर दुर्गा देवी घबरा उठी। दूध का कटोरा मुख के पास से हटाकर चटपट कह उठी, रहने दे बहू, पैर छूने की दरकार नहीं। दिन भर के बाद छटाक भर दूध पी रही हूँ, छूकर इसे बर्बाद न कर देना। जो औरत खाली धान अलग कर रही थी वह धूप से कमला का स्पर्श बचाकर 4 हाथ के फासले पर जा बैठी। कमला चुपचाप स्तब्ध होकर जहां की तहां खड़ी रही, किंतु अरुण एकदम झल भुन गया। उसने कहा, झूठी कहीं की, कल तुमने फिर क्यों कहा था कि उस अफवाह पर, उस बेनामी चिट्ठी पर तुम्हें विश्वास नहीं?
बोलो क्यों कहा था? बुढ़िया, वाह जरा बातें तो सुनो, मैंने ये सब कब कहा? विश्वास नहीं करती? अगर बुखार की बेहोशी में कोई ऐसी बात मुझसे निकल गई हो तो वह भी कोई कहना है भैया? अरुण रुआसा होकर बोला, तब तो मैं कभी दीदी को यहाँ ना लाता ना, जानता तो। दुर्गा देवी ने दूध का कटोरा हटाकर अलग रखकर कहा, अच्छी बात है, बच्चा इस तरह क्यों बिगड़ रहा है? सन्यासी दादा आवे, राय बाबू को खबर दूं, यह लोग जो ठीक समझेंगे सो होगा। तब तक बहू बाहर ठहरे, घर से इसमें सीधा पानी सब है, पटला की माँ निकाल देगी, दरवाजे पर 4 रोटियां सेक कर तुमको भी खिलावे और आप भी खाए। सुनते ही अरुण चौगुना जल उठा। उसने कहा, क्या क्या हम तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगकर खाने आए हैं? ऐसी बात कहती हो? अच्छा, इसकी सजा पाओगी, बहुत मजा पाओगी, देखना। यह कहकर कमला का हाथ जोर से पकड़कर अरुण ने कहा, चलो दीदी चलें, अभी दरवाजे पर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब मैं 1 मिनट भी और इस बुढ़िया का मुंह नहीं देखना चाहता। कमला ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, चलती हूँ भाई, चलो। इसके बाद सिर का आंचल हटाकर सांस की आंखों में आंखें मिलाकर शांत सहज स्वर में बोली, माँ मैं जाती हूँ, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी तरह यह मेरे ससुर का घर है। मैंने अभी तक ऐसा कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई अपराध नहीं बन पड़ा कि दरवाजे पर रोटी बनाकर खाऊं। सास ने कहा, मैं क्या जानूं? लोग लोग कमला की मलिन दृष्टि एकाएक अग्निशिखा की तरह प्रज्वलित हो उठी। शायद वह कोई बड़ा कड़ा उत्तर देने ही वाली थी, किंतु उसे वह अवसर नहीं मिला। अरुण वज्र मुष्टि से उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचता हुआ घर के बाहर निकल गया। इधर कुछ दिन वृंदावन में रहकर सतीश को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई कि वैराग्य पदार्थ कल्पना में चाहे कितना सुंदर हो, वास्तव में उसका उपयोग उपभोग उतना रुचिकर नहीं होता। इसी में सतीश लखनऊ से वृंदावन आकर अधिक दिन निश्चिंत होकर बैठ नहीं सका। संसार, गृहस्थी और अतीत काल की स्मृतियां उसे जैसे चारों ओर माया के बंधन में खींचकर ले जाने लगी। सतीश मन में सोचने लगा, गुरुदेव कहते हैं कि जगत मिथ्या है, माया में है, किंतु मुझे गुरु वाक्य पर बड़ा संदेह हो रहा है। कारण सारी इंद्रियों के द्वारा दिन रात जिस सत्य का अनुभव कर रहा हूं, उससे इतने सहज में किस तरह मिथ्या मान लूं? गुरुदेव की आज्ञा मानकर वह जो पागल की तरह हिमालय नहीं दौड़ गया, इससे उसे कुछ संतोष हुआ। सतीश सोचने लगा, अब वह क्या करेगा? क्या फिर लखनऊ ही लौट जाना उचित है? किंतु आत्मानंद स्वामी का वैराग्य पर व्याख्यान, मुक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी और लोटा कंबल त्रिशूल का सब याद आने लगे कि लखनऊ जाने का विचार तो उसके हृदय से एकदम दूर हो गया। उसके बाद जगदीशपुर का ख्याल आया, वहाँ उसकी माँ अवश्य है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव भी उसका पीछा करेगा। अतः वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ शांति में स्थान हो। अच्छा, कालीग्राम जाए तो कैसा हो? लेकिन यह विचार उठते ही सतीश को कमला की याद आ गई। वह समाचार जिस रूप में सतीश के कानों तक पहुंचा था, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ था। यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि उसे संपूर्ण विश्वास अभी तक नहीं हो पाया था। इसी से असल बात जानने के लिए उसका मन व्यथापूर्ण आग्रह के साथ बार बार उसे उकसा रहा था। किंतु कमला रहित घर उसके लिए केवल एक सफल दुस्वप्न के समान ही नहीं था, बल्कि उसके साथ ही गांव का आंदोलन, समाज की हलचल, हंसी, व्यंग, ताने, सब कुछ दमघोटू वातावरण की तरह प्रतीत हो रहे थे। सतीश ने सोचा, कैसी मुश्किल घड़ी है, ना तो मैं संसार छोड़ सकता हूँ, ना घर लौटने को जी चाहता है, अब मैं क्या करूँ? सोचते सोचते सतीश थक गया। उससे आगे नहीं सोचा गया, उसका दिमाग बिल्कुल बेकार सा हो गया। अंत को वह अपने मन में कह उठा, दूर हो यह झंझट, चूल्हे में जाए यह सब चिंता, आगे की बात फिर सोची जाएगी। फिलहाल तो अब मैंने यह तय कर लिया है कि संन्यास लेने का पागलपन मुझसे नहीं होगा, तो अब मैं क्या करूं? सतीश ने ठीक किया कि कल सवेरे ही की गाड़ी से वह आगरे जाकर ताजमहल देखेगा। कवि हृदय बादशाह शाहजहां के संगमरमर के बने हुए अमर काव्य ताजमहल को अनेक लोगों ने अनेक भावों से, अनेक दृष्टियों से देखा है, किंतु ताजमहल देखकर सतीश को जान पड़ा कि वह जैसे उसी की प्रियतमा की प्रेम मूर्ति है। प्रियतमा कौन? कमला? ना, वह यह कमला नहीं जो कमला उसका स्नेह, प्रेम, यतन, आदर, प्यार सब भूलकर लोक लाज में उसे हंसी का पात्र बनाकर उसको डुबोकर चली गई। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी तरह सतीश की छुट्टी के दिन आगरा में ही बीतने लगे। किंतु सतीश ताजमहल को छोड़कर अन्यंत्र ना जा सका। किसी एक अज्ञात मोह के आकर्षण में वह रोज ताजमहल की ओर दौड़ा जाता था और चुपचाप वहां बैठा उसकी ओर ताकता रहता था, जो शाहजहां की प्रेम स्मृति थी। सतीश ने निश्चय किया कि यहीं रहकर बाकी की छुट्टियों के दिन भी बिताएगा। इधर उधर मारे फिरना बेकार है। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की चांदनी ताजमहल पर पड़कर उसे और भी उज्जवल बना रही थी। चबूतरे के ऊपर कुर्ता उतारकर उसे तकिए की जगह सिर के नीचे रखकर लेटा हुआ सतीश आज उसकी शोभा को निहार रहा था।
कि एकाएक पास ही किसी की बांसुरी बज उठी, किंतु स्वर में उदासी और विषाद का भाव जैसे कूट कूट कर किसी ने भर दिया था। वह जैसे ही कोई मुंह की सांस से नहीं, हृदय की दीर्घ श्वास से बजा रहा था। जैसे किसी को गंवाकर इस समय आकाश में, हवा में, यमुना के जलोच्छ्वास में, चांदनी के प्रकाश में करुण स्वर बांसुरी का सुनाई दे रहा था। बांसुरी का बजना रुक गया। उसके हताश स्वर को छोड़कर सुनकर सतीश की आंखों में भी आंसू आ गए। एक सांस लेकर वह धीरे से उठ बैठा। उसके मन में यह आग्रह पैदा हुआ कि आखिर एक बजा कौन रहा है, उसके उस्ताद से मिलना चाहिए। उठकर देखा, पास ही यमुना की ओर मुंह किए हुए एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। पहनावे से बंगाली लगा। सतीश अपनी जगह से उठकर उसके पास जा बैठा। उस आदमी के मुखातिब होकर सतीश ने कहा, महाशय कृपा करके एक बार और बांसुरी बजाइए। उस आदमी ने जरा हंसकर कुछ उत्तर न देकर फिर से बांसुरी बजाना शुरू किया। फिर से एक करुण राग बज उठा। रोते रोते बांसुरी फिर रुक गई। सतीश और वह आदमी दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। उसके बाद सतीश ने कहा, आपकी बांसुरी के भीतर कितना रोने का स्वर भरा हुआ है। उस आदमी ने वैसे ही करुण हंसी हंसकर कहा, आपका मन रखने के लिए मेरी बांसुरी हंस भी सकती है, सुनिएगा। इतना कहकर उसने फिर बांसुरी उठाकर बजाने के लिए मुंह में लगाई। सतीश ने बाधा देकर कहा, ना महाशय, ताज के पास हंसी का स्वर नहीं, ठीक नहीं है। यह ताज तो विरही के जमे हुए आंसुओं का बना हुआ राग है। उस आदमी ने कहा, इसी से तो मेरी बांसुरी भी वही राग अल्पा रही है। बातचीत सुनकर वह आदमी सतीश को बहुत भला मालूम हुआ। सतीश ने कहा, अगर आप कुछ ख्याल ना करें तो मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, हाँ जी जरूर, मेरा नाम क्षितिज चंद्र चौधरी है, मकान कपिल डांगा में है। और आपका नाम? सतीश ने कहा, मेरा नाम सतीश चंद्र राय है, बर्धमान जिले के जगदीशपुर गांव में घर है। सुनते ही क्षितिज के हाथ से बांसुरी जोर से गिर पड़ी। अत्यंत विस्मय के साथ वह अवाक होकर सतीश के मुख की ओर ताकने लगा। सतीश ने कहा, देखिए बांसुरी टूट तो नहीं गई। इतना कहकर बांसुरी उठाकर सतीश ने क्षितिज के शिथिल हाथ में पकड़ा दी। इतने में उस अपने को संभालकर क्षितिज ने कहा, जगदीशपुर में सतीश चंद्र राय नाम के क्या कोई और भी सज्जन रहते हैं? जी नहीं, लखनऊ में मैं ही हूँ, जहां मैं ना करूं वहां मेरे नाम के एक आदमी और अवश्य रहता है। अब क्षितिज के मन में कोई भी संदेह नहीं रहा, तो वे एकदम निश्चिंत होने के लिए उसने पूछा, क्या आपकी ससुराल कालीग्राम में है? भौं सिकोड़कर संदिग्ध स्वर में सतीश ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्षितिज अत्यंत प्रसन्न होकर कह उठा, सतीश बाबू, आपके इस प्रश्न का उत्तर पीछे दूंगा। इस समय भगवान की दया से ऐसे अद्भुत ढंग से आपसे भेंट होगी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पास ही मेरा डेरा है, आपको मेरे साथ चलना होगा। क्षितिज की और भौचक्के की तरह थोड़ी देर देखते रहने पर सतीश ने कहा, मुझे आपके डेरे पर चलना होगा? क्यों? क्षितिज ने हंसकर कहा, इस क्यों का उत्तर मैं डेरे पर ही चलकर मिलेगा आपको। आप कौन हैं? एक जासूस। सतीश, इसके माने? क्षितिज, कर्मशः प्रकाश्य है। अब उठिए, चलिए, देर ना कीजिए। इतना कहकर क्षितिज अवाक हो रहा। सतीश के दोनों हाथ पकड़कर एक तरह से जबरदस्ती ही खींचकर उसे अपने डेरे तक ले गया। क्षितिज को उतनी सात की कीमती बांसुरी ताजमहल के सफेद संगमरमर के चबूतरे पर चांदनी में एक काली रेखा की तरह पड़ी रह गई। आनंद के आवेश में उसका कुछ ख्याल ही नहीं रहा क्षितिज को।